जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड लीडिंग चैनल में। तो अभी जो रीट लेवल 1 की आपकी दस्तावेज सत्यापन की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें ऑनलाइन वाला सत्यापन आपका हो चुका है। ये 22 पेज की पीडीएफ है जो 5 मार्च को आई थी आपके पास। सबके पास ये लगभग पीडीएफ होगी जहाँ तक मुझे लगता है। तो आपको बस कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। होप आपने सब ने पीडीएफ पढ़ ली होगी। अब जो आप फिजिकल वेरिफिकेशन में जाओगे तो ये जो पीडीएफ है ये पीडीएफ निदेशालय की तरफ से जारी हुई है सारे उन जिला अधिकारियों को जो अधिकारी है जो आपको दिए हैं, जो आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। तो वो इसी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आपका वेरिफिकेशन करेंगे। तो आपको मैं ये पीडीएफ पूरी पढ़ लेना। मैंने लगभग पीडीएफ पढ़ ली है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। एक एक बात आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए और अपनी जो फाइल आप बना के ले जाओगे वो फाइल आपकी रेडी होना चाहिए इस पीडीएफ के आधार पर ही। ठीक है, वैसे चेकलिस्ट आपने बना के रखी नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको, क्योंकि इसी पीडीएफ को देखा जाएगा कि आपका जो है जो आपका जो भी वेरिफिकेशन होगा वो इसी के आधार पे होगा। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ डिकोड करता हूँ इस पीडीएफ में। वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसके कारण आपका क्या है, सिलेक्शन आपका रुक सकता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चेकलिस्ट तो मैंने आपको बताई दी थी, चेकलिस्ट है, आपने उसको चेकलिस्ट को कर ही लिया होगा। ठीक है, ये चेकलिस्ट वो बना के देंगे। ठीक है, ये वो चेकलिस्ट नहीं है, ये चेकलिस्ट है जो आपकी बना के देंगे। कौन? आपके जो अधिकारी होंगे वो बना के देंगे। वो आपको इसमें अपात्रता का कारण, किस कारण से आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट माना गया, उसका कारण देके देंगे। ठीक है, तो ये तो चीज़ें हो गई, लेकिन क्या उसके गाइडलाइंस होंगी, किस कारण से वो आपको जो है अपात्र घोषित कर सकते हैं, वो चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पे एक बार शेयर कर देता हूँ। ठीक है, देखो, सबसे पहली बात तो आपकी किन किन दस्तावेजों की जांच होगी वो बात हम देख लेते हैं। ठीक है, एक आपको ध्यान रखना है, क्रमांक नंबर 1, भर्ती का नाम, यानी कि आपका जो भर्ती का नाम है, आवेदित पद, आवेदन संख्या, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, आवेदित श्रेणी, ईमेल है, मोबाइल नंबर आपका जो है जांच होगा। जो आपने दिया है वही आपका है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आपके पास इसका जो है शपथ पत्र होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई नाम आपका मिसमैच है या आपका माता का नाम गलत है, पिता का नाम गलत है, तो उसके रिस्पेक्ट में आपके पास शपथ पत्र होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए आधार नंबर मूल आधार के अनुसार है कि नहीं है। ठीक है, आपने जो अपना आधार नंबर दिया है, आपको आधार कार्ड का आपके पास जो ओरिजिनल है आप वहाँ दिखाओगे, वो आधार नंबर आपका उस नंबर से मैच होना चाहिए जो नंबर आपने भरा है। ठीक है, ये एक आपका जो है क्राइटेरिया बन जाता है कि जिस वजह से अगर इनमें से कुछ भी क्राइटेरिया आपका फेल होता है तो आपका चांस है कि आपको अपात्र घोषित किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे आपका मूल निवासी आपका राजस्थान का है, नहीं है तो किस राज्य का है, आपको मूल निवासी उसमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है रीट जो है आपका अकॉर्डिंग टू अदर स्टेट वाले भी दे सकते हैं, तो अगर आप राजस्थान का नहीं तो है। उसके बाद आपका अन्य राज्यों से विवाह उपरांत राजस्थान राज्य में प्रवासित हुई विवाहित महिलाओं की पात्रता की जांच के संबंध में, उसमें आपको पता होगा जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने, ये पूरा आपको पढ़ना है। ढंग से क्लियरली लिखा हुआ है कि ऐसी महिलाओं के द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने संभावित हैं। यानी कि मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि अगर महिला अभ्यर्थी जिनकी शादी राजस्थान में हुई है उनके पास राजस्थान का, अगर उनको यूटिलाइज लेना है तो उनके पास राजस्थान का डोमिसाइल होना चाहिए, या फिर अगर कास्ट का लेना चाहते हैं तो आपका राजस्थान का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, मूल निवासी बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं आपकी विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार अभ्यर्थी की आयु का परीक्षण। ठीक है, ये आपकी जो 10th की मार्कशीट होगी उस हिसाब से आपकी जो भी एज लिमिट है वो आपकी एज लिमिट जो एग्जाम के लिए डिफाइंड है वो देखी जाएगी। ठीक है, प्रमाण पत्र, आपके जो भी प्रमाण पत्र आपने लगाए हैं, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र है, खेल प्रमाण पत्र है, दिव्यांग प्रमाण पत्र है, ये आपका जो ओरिजिनल से मैच करना चाहिए। विधवा एवं आपकी जो ये आपका मैच करना चाहिए। ठीक है, तो वैसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लगा दिए होंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स इस जो है डॉक्यूमेंट आपके सारे क्या होंगे, वेरीफाई होंगे। ये आपके लगभग वही 28 के आसपास डॉक्यूमेंट है। जो आपने संतान संबंधी विवरण आपने जो दिया हुआ है, आपको पता होगा जब आपने फॉर्म भरा था तो आपकी कितना है उसका आपको यहाँ पे विवरण देना होगा। और जो भी आपका विवरण होता है वो आपको उसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या देना होगा, शपथ पत्र देना होगा। जैसे कई जो फीमेल कैंडिडेट थी उन्होंने मुझसे कहा था कि उनकी जो उनकी विडो है उसका सर्टिफिकेट नहीं है या उसका डिवोर्स की डिग्री नहीं है उनके पास, तो वो आपका शपथ पत्र देना होगा। और आपको एप्लीकेशन की कॉपी, मतलब आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप उस कैटेगरी में, जिस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो उस कैटेगरी का रिलेवेंट सर्टिफिकेट आपके पास है। ठीक है, तो ये आपका सर्टिफिकेट की बात होगी। अब आपको अपात्र जो घोषित किया जाएगा उसके जो किस आंकड़ों पे अपात्र घोषित किया जाएगा, यहाँ पे आपके लिए दिया हुआ है, क्लियरली दिया हुआ है आपको कि आपको जो है पात्र अपात्र कब घोषित किया जाएगा। ठीक है, ये आपको देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको लिखा हुआ है कि नियमों एवं विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार ये वो आपने
जो आपके जो अपात्र या पात्र आपको घोषित किया जाएगा उसमें अंकित की जाने वाली टिप्पणी, यानी कि किस टिप्पणी के बेसिस पे आपको अपात्र या पात्र घोषित किया गया है। तो अगर आप इसको ढंग से पढ़ लोगे तो आप समझ जाओगे कि मुझे कौन सी डॉक्यूमेंट में कौन सी गलती नहीं करनी है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, नियमों एवं विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार अभ्यर्थी अध्यापक पद पर आरक्षित वर्ग व अनारक्षित वर्ग के पदों हेतु नियुक्ति के लिए पात्र है। मतलब आपका कास्ट से रिलेटेड जो है, तो यहाँ पे आपका जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, अनारक्षित व स्वयं के वर्ग के लिए पदों के लिए पात्र है कि नहीं, यानी कि आपका सर्टिफिकेट वाला पार्ट जो है बराबर होना चाहिए। एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये है कि विधवा श्रेणी में अगर आपने आवेदन किया है तो महिलाओं जो आपका विडो की कैटेगरी में आप कब इंट्रोड्यूस हुए, वो आपका जो ऑनलाइन आपने आवेदन की जो अंतिम तिथि थी जो कि 9 फरवरी थी, उसके पहले ही आपके पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप, वरना आपको फिर सामान्य महिला के रूप में पात्र माना जाएगा। ठीक है, ये सारी आपको जो है इसी श्रेणी में आती है। अगर आप इन किसी भी कैटेगरी को आप जो है सेटिस्फाई नहीं करते हो तो आपको इस सामान्य महिला के रूप में माना जाएगा, यानी कि आपको उस पर्टिकुलर कैटेगरी का फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना, ये आपके लगभग 11 पॉइंट हैं इसमें। ठीक है, अपात्रता के कारण दस्तावेजों के अपलोड नहीं किए जाने पर आयु सीमा के संबंध में आपको क्लियरली दिखा दिया हुआ है यहाँ पे कि कब आपको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। आप किसी भी वर्ग के लिए पात्र नहीं हो, ये तो आपको है कि उस कैटेगरी के लिए पात्र माना जाएगा। अगर आप नहीं हो तो आपको सामान्य महिला के रूप में या सामान्य कैटेगरी में पात्र माना जाएगा। लेकिन ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस केस में आपका क्या होगा कि आपका जो है फॉर्म ही रिजेक्ट मान लिया जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, एक अपात्रता का कारण आपका बनता है दस्तावेज के अपलोड नहीं किए जाने और आयु सीमा के संबंध में। ठीक है, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज सत्यापन में मूल दस्तावेजों का मिलान नहीं करवाया गया है, अतः मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण उसको अपात्र घोषित किया गया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10th की मार्कशीट आपकी अपलोड की गई है, ठीक है, अब आप स्कैन कॉपी कर रहे हो तो आप स्कैन कॉपी में आप ओरिजिनल भी कर सकते हो, जेरोक्स की भी स्कैन कर सकते हो, लेकिन आपको वहाँ पहुंचकर आपको अपनी ओरिजिनल दिखानी पड़ेगी, मूल दस्तावेज से उसका मिलान कराना पड़ेगा। वो मिलान होना चाहिए, अगर मिलान नहीं होता है तो आपको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। क्लियरली लिखा हुआ है कि किसी भी प्रवर्ग के लिए आप पात्र नहीं हो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करें। अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज सत्यापन में अपूर्ण दस्तावेज अपलोड किए गए हैं, अपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने के कारण आपको अपात्र। अपूर्ण मतलब आपसे डॉक्यूमेंट जो मांगे हैं, आपने 5 डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे हैं लेकिन आपने 4 ही अपलोड किए हैं, तो आपको उस पर्टिकुलर 5th डॉक्यूमेंट के लिए अपात्र घोषित किया जाएगा। उसके बाद ऊपरी आयु सीमा से बाहर होने के कारण आपको अपात्र घोषित किया जाएगा, यानी कि अगर एज लिमिट 40 ईयर्स है और आपकी जो आपकी लास्ट डेट आती है एग्जाम की, तब आप अगर जो भी डिफाइन होगा वहाँ से अगर आप 40 प्लस हो तो भी आपको क्या कर दिया जाएगा, अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। तो 3 पॉइंट आपके हैं अपात्रता के घोषित करने के, इनको आपको ध्यान रखना है। इन तीनों में से आपको इनसे बचना है आपको। ठीक है, इनसे वैसे आपको इनका भी ध्यान रखना है अगर आपको कैटेगरी का फायदा उठाना है तो, लेकिन ये वाले जो पॉइंट्स है मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इन पॉइंट से आपको बचना है, ढंग से समझ लेना है। इस केस में अगर आप फॉल करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं आपका जाति प्रमाण पत्र। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जाति प्रमाण पत्र में काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि आपका जो है किस तरीके का आपका फॉर्म होगा। इसमें आप ध्यान रखो, आपको जो करना क्या है, इसमें आपको इतनी सी चीज़ करनी है कि आपको ये जो अपात्रता के पॉइंट दे रखे हैं, इन अपात्रता के पॉइंट को ध्यान रखना है। अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित श्रेणी में आवेदन किया गया है तथा आयु अंकों का लाभ लिया गया है एवं विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार आरक्षित वर्ग में होने से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र या फिर प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है तो आपको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ आपको जनरल में भी नहीं काउंट किया जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये 2x की कट ऑफ आपकी निकल चुकी है। आपको जो कट ऑफ के बाद आपको बुलाया गया है, और यानी कि आपकी अगर कट ऑफ में आपको लिया गया है तो आपको अपनी कैटेगरी का फ़ायदा मिला है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपको जो है जनरल कैटेगरी में आपको मान लिया जाए और आपको एडमिशन दे दिया जाए, क्योंकि जो कट ऑफ आपकी जो दी थी, आपको जो फ़ायदा दिया गया था वो कैटेगरी के अनुसार दिया गया था। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, डायरेक्ट अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, यही आपका जो है EWC, OBC और MBC के कारण आता है। ठीक है, ये हो गया। ये पूरा आपका जो है किसके है, ये जाति प्रमाण पत्र से रिलेटेड है। ठीक है, संतान संबंधी आपको यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि 1/6/2002 को या इसके पश्चात कुल संतानों की संख्या अगर बढ़कर 2 से अधिक हो जाती है तो आपको क्लियर यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। तो आपके पास सर्टिफिकेट बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपकी जो है संतानों की संख्या 2 से कम है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि प्रक्षिक योग्यता DLED में प्रवेश की तिथि इतनी 11 के बाद नियमानुसार उच्च माध्यमिक परीक्षा में इतने मार्क्स आपके होने चाहिए, वरना आपको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बात आ गई आपकी
योग्यताओं की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी वो आपको क्लियरली दी हुई है। तो आपको सारी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई करनी है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो उनमें से कोई भी, तो आपको यहाँ पे क्या किया जाएगा, आपको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपका, और एक आपका जो आप ध्यान रखना है कि ये तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नॉर्मली आपको अगर रीट का सर्टिफिकेट मिला है उसमें 60% के ऊपर मार्क्स है तो आपका काम हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं 7 पॉइंट, ये आपके एजुकेशन से रिलेटेड, आपकी एक संतान संबंधित से रिलेटेड, ये बहुत आपको सीरियसली लिए जाते हैं। ठीक है, एक आपका जो है संतान या आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, टीएसपी क्षेत्र वगैरह का, और आपका जो है इसका दस्तावेज अपलोड नहीं करने के कारण अपात्रता, ये आपकी जो है आपकी किसके, इनके संबंध में अंकित की जाने वाली टिप्पणी। ठीक है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक ढंग से आप पढ़ लेना, इसके कारण आपको जो है डायरेक्ट अपात्र घोषित किया जा सकता है। ये पॉइंट आपको मिस नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये मैं चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। इसमें से किसी भी पॉइंट में अगर आपको डाउट है, विदाउट गोइंग फॉर अ फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्लीज़ आस्क मी, पूछो मुझसे, पॉइंट करके पूछ सकते हो कि पॉइंट पेज नंबर, इसमें पॉइंट नंबर 3 मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको समझा दूंगा, कमेंट सेक्शन में समझा दूंगा, या फिर मैं आपको पर्सनल रिप्लाई करके बता दूंगा। लेकिन प्लीज़ इसका ध्यान रखें ताकि आपको इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आपको अब जो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको अपात्रता घोषित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना। अगर बात समझ में आ गई है तो बेस्ट ऑफ लक, आपका काम जो है बन जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल मैं इतना ही शेयर करना चाहता था। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बैक टू बैक वीडियोज़ अब हमारे आते रहते हैं। नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस किया तो आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे सारे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।